और आइए फटाफट एक नजर डाल लेते हैं आज के अखबारों की क्या सुर्खियां हैं, उस पर भी तमाम अखबार मेरे पास है। सबसे पहले जनसत्ता की अगर मैं बात करूं तो इसके फ्रंट पेज पे सेना बोलती नहीं पराक्रम दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरीके से संबोधित किया है लोगों को, उस शब्द को यहां पर, उनके बोल को यहां पर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने नियंत्रण रेखा के पार जाकर के आतंकी शिविरों पर किए गए जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसको जोड़ते हुए और यहां पर सेना क्या कर रही है उसको बताया है। इन्होंने कहा सिर्फ बोलती नहीं है, पराक्रम भी दिखाती है। और साथ ही साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की भी जमकर तारीफ की है। आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है। हमारी कोशिश है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने और हथियारों का हमारे देश में उत्पादन हो। पिछले 2 साल में लगातार इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जो प्रयास है हमारा वो जरूर एक रंग दिखाएगी, सफलता को हम छू पाएंगे बहुत ही जल्दी। दूसरी बड़ी खबर है यहां पर अखिलेश को बतौर मुख्यमंत्री नहीं पेश करेगी सपा। मुलायम सिंह जिस तरीके से बोले हैं उस खबर को यहां पर रखा गया है कि विधायक दल तय करेगा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नेताजी ने इन बातों को साफ स्पष्ट यहां पर रखा है। तीसरी बड़ी खबर है यहां पर लाभ का पद फिर बना आपके लिए। जिस तरीके से पूरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये मामला था जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर गाज गिरी थी, याद होगा बीते दिन आपको। एक बार फिर ये मुसीबत का सबब बना है। ये कुछ खबरें हैं जिसे जनसत्ता ने फ्रंट पेज पे जगह दी हुई है। अमर उजाला की बात करें तो इसके फ्रंट पेज पे भी उत्तर प्रदेश की खबर को यहां पर प्रमुखता के साथ रखा गया है, जगह दी गई है। सीएम का फैसला चुनाव के बाद यहां पर मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि सीएम कौन होगा ये चुनाव के बाद ही तय किया जाएगा। और यहां पर घाटी में एक बार फिर एसएसबी पर हमला, जवान शहीद हुए, 8 घायल। और जाखूरा में आतंकवादियों ने बरसाई हैं गोलियां, 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये कुछ खबरें थी जिसे अखबारों के फ्रंट पेज पे तरजीह दी गई है, जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री को जिस तरीके से बोला कि हमारे रक्षा मंत्री भी जवानों की तरह ही काम करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं है, पराक्रम करके भी दिखाते हैं, जमकर तारीफ की उन्होंने। इधर गोवा में आज ब्रिक्स सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हो रही है। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार देर शाम गोवा पहुंच गए। उनके साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी गोवा पहुंची है। मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अलग मुलाकात कर सकते हैं। इस सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और माना यह जा रहा है कि पुतिन के इस दौरे में भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में कई बड़े समझौते हो सकते हैं। पणजी में शुरू हो रहे ब्रिक्स और जिस तरीके से इस शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 15 और 16 अक्टूबर सभी सदस्य देशों के लिए बेहद खास होने वाला है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए वो क्षेत्र के लोगों की दीर्घकालीन समस्याओं के जो प्रॉब्लम्स है उसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और नई साझेदारियां स्थापित करने की उम्मीद कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों की बैठक से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात भी करेंगे। ये मुलाकात भी बेहद अहम होने वाली है। दोनों देश आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के कदमों पर चर्चा करेंगे कि आगे किस तरीके से कदम हम आगे बढ़ाएं जिसमें सफलता मिले। इस दौरान दोनों देशों के बीच करीब 18 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी होंगे। बैठक में करीब 39,000 करोड़ रुपए की S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील पर मुहर लग सकती है। तो भारत और रूस के मिलकर के जिस तरीके से हेलीकॉप्टर बनाने की योजना पर भी दस्तखत हो सकती है, उसका नाम है कामोव 226T। इस हेलीकॉप्टर को बनाने की योजना पर भी दस्तखत हो सकते हैं। एक तरफ ब्रिक्स और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। और इस बीच हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है राजकुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जिस तरीके से अगर हम बात करें, ब्रिक्स समिट होने वाला है और व्लादिमीर पुतिन भी आए हुए हैं, इधर शी जिनपिंग भी हमारे यहाँ आए हुए हैं, इनसे भी मुलाकात होने हैं। ब्रिक्स के टेबल पे तो ये सारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जो भी हैं, ये अपने देश का प्रतिनिधित्व तो करेंगे, लेकिन इससे इतर मुलाकात होने वाली है। क्या कुछ खास हो सकता है? दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स हालांकि आर्थिक सहयोग का एक मंच है, लेकिन आप पिछले कुछ 2 दशकों की विश्व नीति को अगर देखें तो जो राजनय है, जो डिप्लोमेसी है, वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक हितों से, आर्थिक प्राथमिकताओं से प्रभावित भी होती है, संचालित भी होती है जी। दूसरी बात, ब्रिक्स में जो देश शामिल हैं वो दुनिया की लगभग 43% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
भारत और चीन दुनिया की तेज रफ्तार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो आर्थिक दृष्टि से इसका अपना एक अलग महत्व है कि जिस समय दुनिया में वैश्विक मंदी का असर दिख रहा है, ब्राजील की अर्थव्यवस्था धीमी हुई है, चीन की अर्थव्यवस्था भी लगातार धीमी हो रही है, हम लगभग अछूते हैं। तो आर्थिक सहयोग की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण यह है ही, राजनीतिक दृष्टि से या द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से भी इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि भारत चीन संबंधों में इधर थोड़ा सा तनाव या खिंचाव आया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार मुलाकात होगी शी जिनपिंग से हमारे प्रधानमंत्री लेकिन उससे नरेंद्र पहले के मोदी दो मुद्दे हैं, मौलाना मसूद अजहर पर जो आतंकी घोषित करने की 2 बार कोशिश हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, उसको 2 बार चीन ने वीटो किया। मसूद अजहर वांटेड आतंकवादी हैं, हमारे हमलों में मुख्य दोषी माने जाते रहे हैं, सबूत उस बात के हैं। तो एक तो चीन का वो रवैया, दूसरा एनएसजी में भारत के प्रवेश का चीन लगातार किसी न किसी तरह से विरोध करता रहा है। क्योंकि एनएसजी को लेकर के हालांकि चीन ने अभी ये स्पष्ट किया है कि इस पर मैं भारत के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मसूद अजहर को लेकर के बात उसने स्पष्ट की है कि इस मुद्दे पर कोई बातचीत फिलहाल नहीं होगी। चीन जो कहता है अलग है, उसके पीछे की मंशा अलग है। चीन ने दोनों चीजों को मिलाकर के पेश किया। उसने कहा मसूद अजहर पर बात नहीं हो सकती, आतंकवाद का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए, लेकिन एनएसजी पर बात हो सकती है। यानी वो कहीं ना कहीं बार्गेन के मूड में हो। ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जो किसी भी दृष्टि से भारत के तर्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरे द्विपक्षीय संबंधों की जब हम बात करते हैं तो भारत चीन संबंधों का सवाल है, जिनमें पिछले तो खिंचाव महसूस किया गया। चीन को अपना रवैया बदलना होगा। चीन हमारा पड़ोसी देश है और पिछले 2-3 दशक में अगर आप देखें, सीमा विवाद के रहते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ा है, सहयोग लगातार बढ़ा है, समझदारी लगातार बढ़ी है। तो चीन को अपने पाकिस्तान प्रेम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नियंत्रित करना होगा। दूसरी तरफ भारत और रूस का संबंध का सवाल है, जैसे आपने कहा। अच्छा, हाँ, रूस के साथ जो मीटिंग होनी है इसमें कई सारे अहम समझौते होने हैं। इसके बाद से रक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो हमारी सैन्य शक्ति कितनी मजबूत होगी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से फुलफिल हैं, उनको भी हमारे सेना में शामिल किया जाएगा। इन सारे चीज़ों को लेकर के हस्ताक्षर होने वाली है। इससे पहले भी भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। देखिए, 2 चीजें, आजादी के बाद के शुरुआत के 4 दशक को देखें, 5 दशक को आप देखें, तो रूस भारत का सबसे ज्यादा भरोसेमंद साझीदार रहा है, दोस्त रहा है, और रक्षा सामग्री के मामले में हमारी निर्भरता लगभग रूस पर पूरी तरह रही है। लेकिन पिछले 2 दशक में जब से विश्व की परिस्थितियां बदली हैं, कभी 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था होती थी, सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका सबसे बड़ा असरदार देश रह गया है, हथियारों की आपूर्ति का उत्पादक देश रह गया है। तो हमारे संबंध अमेरिका से जैसे जैसे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं रूस को ऐसा महसूस होता हुआ लगा है कि हम रूस से दूर जा रहे हैं। तो वो जो अविश्वास, अभी अविश्वास नहीं कहेंगे, लेकिन अविश्वास की जो भावना कहीं ना कहीं घर कर रही है, और जिसका चीन और पाकिस्तान जैसे देश, सच्ची आस है लेकिन उससे कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो लाभ उठा रहे हैं, वो उसको दूर करने का मौका होगा व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की बातचीत। इधर जो रक्षा समझौते होने वाले हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर का हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात हो, तो उससे कहीं ना कहीं रूस को ये विश्वास होना चाहिए, और अविश्वास की कोई वजह नहीं है जी। हमारी जरूरतें हैं, उसके मुताबिक हम फ्रांस से भी खरीदारी कर रहे हैं, हम अमेरिका से भी कर रहे हैं, बाकी देशों से भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्ती अपनी जगह है, और जरूरत के जो समझौते हैं, सौदे, खरीदारी के सौदे हैं, आपूर्ति है, वो अपनी अलग जगह है। भारत रूस पुराने भरोसेमंद दोस्त हैं, आजमाए हुए दोस्त हैं, और दोनों की वैचारिक जो समानता है विश्व के कई समस्याओं पर, उसको कहीं ना कहीं दोबारा से मजबूत करने की जरूरत है। तो ब्रिक्स का एक सबसे बड़ा इस्तेमाल यह होगा कि जो राष्ट्राध्यक्ष भाग ले रहे हैं, चाहे वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, चाहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, इनकी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत होगी, उसमें जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको दोबारा से मजबूत करने का मौका मिलेगा। आपसी गलतफहमी अगर कहीं किन्हीं मुद्दों पर है, चीन के साथ भी बातें बिल्कुल स्पष्ट हों कि आखिर वो चाहता क्या है, उसका रवैया क्या है, क्योंकि मीटिंग के बाद, ब्रिक्स मीटिंग के बाद इतर मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग से। उम्मीद करते हैं कि चीजों को लेकर के चीन बिल्कुल स्पष्ट हो जाए और बिल्कुल पारदर्शिता हो सके, देश भी समझ सके कि आखिरकार चीन का रुख क्या है, स्टैंड क्या है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भोपाल में शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया। इधर पीएम ने यहां पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना मानवता के लिए बड़ी मिसाल है। सर्जिकल स्ट्राइक पर मोदी ने सेना को सलाम किया। पीएम ने कहा कि भारतीय सेना मानवता की बड़ी मिसाल है, लोगों को बचाने के लिए जान गंवा देती है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक दिन पर यहां हमारे बहादुर सैनिकों को मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला है। श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए जवानों ने जान लगाई थी। सेना ने कभी नहीं सोचा कि ये पत्थर फेंकते हैं। मेरी सेना की मानवता देखिए। शांति के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा योगदान, हमने विश्व को जीतने में सफलता पाई है। मोदी ने कहा कि सेना का सबसे बड़ा शस्त्र मनोबल है। सेना बोलती नहीं है, पराक्रम करती है। वैसे ही हमारे रक्षा मंत्री भी हैं जैसे जो कि बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। पीएम ने कहा है कि पहले मेरे रोज बाल नोचते जाते थे कि मोदी कुछ करता नहीं है। पीएम ने आतंकवाद पर नहीं कहा है। आतंकवाद ने भयंकर रूप ले लिया है। पश्चिम एशिया आतंकवाद से घिरा हुआ है। सेना ने यमन में हजारों लोगों को बचाया। हमारी सेना पाकिस्तान के लोगों को भी बचाकर लाई है। हमने कभी किसी देश को हड़पने के लिए युद्ध नहीं किया, कभी जमीन के लिए झगड़ा नहीं किया। हमारी सेना मानवता के लिए मूल्यों से कभी पीछे नहीं हटी है। ये सेना के रूप जो है, इसे कभी कभी हम भली भांति समझ नहीं पाते। हमारी सेना, और मैंने कहा था, सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। और उस दिन रोज मेरे बाल नोच लिए जाते थे। मोदी सो रहा है, मोदी कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन जैसे हमारी सेना बोलती नहीं, पराक्रम करती है, हमारे रक्षा मंत्री भी बोलते नहीं है। राजकुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टुक स्पष्ट किया है कि बोलबाजी और बोल बच्चन हम नहीं करते हैं, हम करके दिखाते हैं। हमारी सेना भी बोलती नहीं है, सीधे पराक्रम करती है। और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी इस मंच से ललकार दिया है कि हम वो देश नहीं है दूसरों की जमीन को हड़पने का काम करते हैं, शांति से काम करते हैं, मानवता का प्रतीक है और एक संदेश देते हैं समाज में, वो भी पॉजिटिव। देखिए, दोनों बातें अपनी जगह सही है। जहां तक विश्व शांति की बात करें, जितने अभियान हुए हैं, भारत की भागीदारी की हर जगह सराहना ही हुई है और भारत की भागीदारी लगातार बनी रही है। दूसरी बात, जहां तक सेना के पराक्रम की बात है, भारतीय सेना का इतिहास रहा है और प्रधानमंत्री ने एक बार बात पहले भी कही थी कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, किसी की जमीन को हड़पने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया। लेकिन अपनी सीमा की रक्षा में, उसकी सुरक्षा में हमारी सेना सदैव सतर्क रही है। जहां तक पराक्रम की बात है, तो पराक्रम का ताजा तरीन उदाहरण सर्जिकल स्ट्राइक्स है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बारे में जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो ठीक है। कई बार ऐसा लगता है कि रक्षा मंत्री शायद ज्यादा बोल जाते हैं उत्साह में या आत्मविश्वास में, लेकिन एक बात की तारीफ जरूर करनी पड़ेगी, मनोहर पर्रिकर जब से रक्षा मंत्री बने हैं वो एक प्रोएक्टिव डिफेंस मिनिस्टर की भूमिका निभा रहे हैं। जवाब देना शुरू किया है, जवाब देना शुरू किया। और उससे इतर अगर देखें तो वो भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले 2 दशकों से विभिन्न कारणों से, चाहे रक्षा खरीद में दलाली के आरोप रहे हों या दूसरी चीजें रही हों, हमारी सेना के आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो लगभग मध्यम पड़ी हुई थी। कई तरह के आधुनिक हथियारों की खरीदारी की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसमें लगातार अड़ंगे लग रहे थे। उस सारी प्रक्रिया में तेजी आई है। इसके चलते सेना का मनोबल भी बढ़ता है। देखिए, सेना पराक्रम दिखाती है, लेकिन इस तरह के जो फैसले होते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला हो या इस तरह के दूसरे फैसले हो, ये फैसले हमेशा राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर लिए जाते हैं। तो सेना का पराक्रम अपनी जगह है, उसमें कभी कोई संदेह नहीं रहा। कई मौकों पर हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व जब सेना के साथ पूरी दृढ़ता से खड़ा होता है, सपोर्ट कर रही है सेना को कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, उसकी जरूरतों को, उसकी मनस्थिति को समझता है, तब सेना का मनोबल और ज्यादा बढ़ जाता है। और ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सेना को हम सपोर्ट करते हैं। अगर वो काम कर रही है, हजार बातें होती हैं, जो ऑपोजिशन लीडर हैं वो भी बातें करते हैं, लेकिन उस बीच में आकर के ये जवाब देते हैं कि आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। ये और महत्वपूर्ण पहलू है हमारे यहाँ। देखिए, आजादी के बाद से विदेश नीति और रक्षा नीति, 2 चीजों पर
कभी दलगत मतभेद की छाया नहीं पड़ी। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि विदेश नीति पर भी राजनीति होने लगी है और रक्षा नीति पर भी राजनीति होने लगी है। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी देश के लिए, खासकर हमारे जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए। बिल्कुल अफसोस होता है कभी-कभी, जरूरी है कि इसको भी आप राजनीति की भेंट चढ़ा देते हैं, उससे जोड़ देते हैं। राजनीति देश के लिए होती है, देश राजनीति के लिए नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। और इधर श्रीनगर के जकूरा में सशस्त्र सीमा बल के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। यह हमला उस समय हुआ जब एसएसबी की टीम ड्यूटी से लौट रही थी। हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि 8 जवानों के घायल होने की भी खबर है। इधर शहीद जवान का नाम घनश्याम है। शुरुआती जांच के अनुसार जब सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की टीम सीआरपीएफ कैंप के पास से गुजर रही थी तभी यह हमला हुआ और एसएसबी के आईजी दीपक कुमार ने बताया कि आतंकियों की तरफ से करीब 50 राउंड फायरिंग की गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एसएसबी डीजी से भी बात की है। आतंकवादियों ने सशस्त्र सीमा बल के उस वाहन पर गोलीबारी की जो शहर में कानून एवं व्यवस्था की ड्यूटी करने के बाद कर्मियों को अपने शिविर लेकर जा रहा था। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दी गई है। नौहट्टा में 15 अगस्त को हुई एक मुठभेड़ के बाद ये शहर में आतंकवादियों द्वारा किया गया पहला हमला है और इससे पहले इस हफ्ते जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों और यहां पर ईडीआई इमारत में छुपे आतंकियों के बीच मुठभेड़ 60 घंटे तक चलती रही थी, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। हमारी 6 गाड़ियों में हमारी ये जा रही थी कॉन्वॉय वापस, जो हमारी 3 कंपनियां थी। उसी में से एक गाड़ी जो थी उसमें गली से निकल के 2-3 लड़के करीब आए और उन्होंने ब्रस्ट फायर किया गाड़ी पे और उसके बाद वो लोग फिर वहां से पीछे उसी गली की तरफ भागे। हमारे लड़कों ने जवाबी फायरिंग की है। काफी देर तक फायरिंग चलते रही, 15-20 मिनट तक। और बाद में हमें देखा गया कि हमने देखा कि हमारे 8 जवान घायल हैं और 1 हमारे शहीद हो चुके हैं। दुकान के सामने हुई, हम दुकान में बैठे थे, ऐसे दोस्त आए थे मिलने के लिए, तो आज बहुत दिनों के बाद दुकान खोली। इतने में ही कुछ फायर की आवाज हुई। हमें लगा कुछ शायद इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ गया, उसकी वजह से हम रुके। इतने में ही जबरदस्त जब फायरिंग शुरू हो गई, हम जमीन में दब गए। हमने पोजीशन संभाली, हमने नीचे झुके, हमने एसएचओ साहब को फोन किया। उन्होंने कहा आप बाहर नहीं निकलो। मेन रोड पे, बिल्कुल मेन रोड पे हमारी दुकान में इतनी सारी गोलियां लगी, हमें यकीन ही नहीं हो रहा है हम कैसे जिंदा है अभी। तो एक बार फिर आतंकवाद के शिकार हुए हैं हमारे जवान और राजकुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राजकुमार जी, आतंकवादियों ने सशस्त्र सीमा बल के उस वाहन पर भी गोलीबारी की है जो शहर में कानून व्यवस्था की ड्यूटी करने के बाद कर्मियों को लेकर के अपने शिविर लौट रहा था। बार बार आतंकवाद का शिकार होते हैं हमारे जवान। देखिए, ये हमला जिस तरह से हुआ है उसमें आप मान सकते हैं कि आतंकवादियों के पास एक मौका तो ये रहता है कि वो अपनी हरकतों पहले से योजना बना करके आपको चौंका सकते हैं। लेकिन आप देखें कि उड़ी में आर्मी कैंप पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले की ये 5वीं घटना है और ये बताती है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया था, उसने आज तक लगातार इनकार किया है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। इसका एक संदेश बहुत साफ था कि पाकिस्तान की आर्मी कोई जवाबी हरकत या हमला नहीं करेगी। जिस तरह से पाकिस्तान ने इनकार किया कि हमारे ऊपर कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को सह और मदद देकर के आतंकी हमलों में तेजी लाई जाएगी। उसका तकाजा ये था कि हमारे खुफिया तंत्र को, सुरक्षा तंत्र को ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए थी। कल के हमले की बात मैं नहीं कर रहा, उस तरह का हमला कभी भी किया जा सकता है, आप हर हमले को नहीं रोक सकते। लेकिन पंपोर में जो कुछ हुआ वो हमला ऐसा था जिसको कहीं सबसे पहले तो घुसपैठ हमें रोकनी पड़ेगी। जो हमारे एलओसी बॉर्डर है उसको पूरी तरीके से सील करना पड़ेगा, तब जा करके। वो एक लंबी प्रक्रिया, लेकिन पंपोर की जिस इमारत पे हमला हुआ वो दूसरा हमला था पिछले 4 या 5 महीने में। और वो जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है उस इमारत की और उसका जो कश्मीर के विकास में, खासकर कश्मीर के युवाओं के अंदर टैलेंट डेवलपमेंट में जो रोल है, उनके ब्रेन को वॉश किया जाता है और ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जाता है जो शायद समझ में नहीं पाते होंगे कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। ऐसे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात कर रहा हूँ, ये जो इमारत है वो आतंकवादियों को और उनके आकाओं को ज्यादा खटकती है। एक तो स्ट्रेटेजिकली बहुत उनके लिए यूजफुल है, वहां से नजर रख सकते हैं, सीमा के नजदीक है, आप जो नहरी रास्ता उससे भी आ सकते हैं।
दूसरे कश्मीर के युवाओं को कहीं ना कहीं टैलेंट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देकर के उनको रोजगार की तरफ मोड़ रही है। तो आतंकवादियों को और उनके आकाओं को ऐसी चीजें खटकती हैं जो कश्मीर में विकास की बात करते हो या विकास का रास्ता दिखाते हो। तो ऐसी इमारत उनका नेचुरल टारगेट हो सकती है। तो अगर ऐसी इमारत की सुरक्षा में भी हम चूक करेंगे तो आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। और ज्यादा जरूरी ये है, हमने जैसे पहले भी बात की, हमारी सेना सक्षम है, लेकिन हम वो नौबत क्यों आने देते हैं कि आतंकवादी हमारे घर के अंदर घुसा है और फिर हमें उनको खदेड़ने के लिए जान जोखिम में अपने जवानों की डालनी पड़े। कहीं ना कहीं सीमा को सुरक्षित इतना करना पड़ेगा। और जैसा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भी है कि हम सीमा को सील बंद करने की बात कर रहे हैं, पूरी तरह सील बंद हो जाएगी, लेकिन तब तक तो पूरी सुरक्षा की जरूरत है जी। और सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां सुरक्षा आसान नहीं है, मुश्किल काम है, लेकिन हमको करना पड़ेगा। मुश्किल काम है लेकिन हमें करना पड़ेगा ताकि हमारा देश सुख, शांति, खुशहाल जो हमारे देशवासी हैं वो जिंदगी यहाँ पर व्यतीत कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। इधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंक को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान पर एक बड़ा ताना मारा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद पर काबू पाने में सक्षम नहीं है तो भारत उसकी मदद को तैयार है। शुक्रवार को बेंगलुरु में एक जनसभा में राजनाथ ने कहा कि आतंक को उकसावा देकर पाकिस्तान विश्व मंच पर लगातार अलग थलग पड़ता जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान से रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान हमेशा आतंक को भारत भेजने में लगा रहा है। आतंकवाद को प्रश्रय देने के कारण ही सारी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद से छुटकारा चाहती है, आतंकवाद से निजात चाहती है और अकेले अपने दमखम के आधार पर इस आतंकवाद का सफाया यदि पाकिस्तान की सरकार नहीं कर सकती तो हम भारत का सहयोग मांग रहे। भारत सहयोग देकर आतंकवाद को जड़मूल से समाप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। याद होगा आपको जब पाकिस्तान के पेशावर में और बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर भी जब आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान ने रोना रोया था कि भारत हम पे आरोप लगाता है कि हम आतंकवादी हमले कराते हैं, हम तो खुद आतंकवाद से परेशान हैं। लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सामने आकर खुद कहा है पाकिस्तान को कि अगर आप सक्षम नहीं है तो भारत आपकी हर संभव मदद के लिए तैयार है। उम्मीद है नवाज शरीफ और राहिल शरीफ दोनों को गृह मंत्री ने जो बातें कही हैं वो समझ में आई हो और अब भारत को कोसना बंद करेंगे और भारत की तरफ से जो बार बार दोस्ती का हाथ आगे बढ़ता है, इस बार सही दिशा में उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए एपीएन।